को नमस्कार। आज का जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये फसल अवशेष प्रबंधन एवं भूमि उर्वरता प्रबंधन। चूँकि आप किसान हैं और विषय खेती का है तो उद्देश्य हमें भूमि की उर्वरता का प्रबंधन करना है, जिसमें हमारी फसलों के अवशेष काम आएंगे। ठीक है, उद्देश्य क्या है? भूमि की उर्वरता को बढ़ाना। जब भूमि की उर्वरता को बढ़ाने का विषय आएगा तो भूमि की उर्वरता फसलों के अवशेष से बढ़ेगी। फसल के अवशेष पशु खाए, गोबर करे, वो ले जाएं खेत में। अगर पशु नहीं है तो फसलों का अवशेष डायरेक्ट कैसे ले जाएं खेत में? क्योंकि खेत से आई हुई उपज का कुछ हिस्सा अगर हम खेत को रिटर्न नहीं करेंगे तो ज़मीन में कोई खजाना नहीं गड़ा है कि आप निकालते रहें और वहाँ पैदा होता रहेगा। तो ज़मीन का जो खजाना है वो क्या है? जो फसल देती है, जो खेत हमको देता है, हम खाएं, हमारे पशु खाएं और वो लौट करके फिर खेत के पास मल के रूप में, गोबर के रूप में, फसलों के अवशेष के रूप में वापस खेत में जाएं। ठीक है ना? क्योंकि वर्तमान में दो चीज़ें कही जा रही हैं। किसान की आमदनी को बढ़ाना है, समझना बात को, और आमदनी को बढ़ाने के लिए किसान जो फसलों में उत्पादन लागत लगाता है उसको कम करना है। अगर आप 1 एकड़ गेहूं बोने में 15,000 रुपये खर्च करते हो और 15 कुंटल गेहूं पैदा करते हो तो इसका मतलब ये हुआ आधी लागत तो आपकी लग चुकी है। तो वो जो 15,000 रुपये आपके लगते हैं गेहूं के पैदा करने में, उनमें वो मद खोजने हैं कि कहां कहां के मदों में मैं कटौती कर सकता हूं। और जब प्राकृतिक खेती का विषय है तो सिंपल सी बात है कि कटौती रसायनों में करनी है, रासायनिक उर्वरकों में कटौती करनी है, फसल सुरक्षा रसायनों में कटौती करनी है। यानी खेती से जब रसायन बंद हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक खेती। और जब खेती में जब तक रसायन जारी रहेंगे तो प्राकृतिक खेती नहीं है। वो कौन सी खेती है? रासायनिक खेती या अप्राकृतिक खेती। तो इस विषय में, आज के इस विषय में हम ये समझेंगे प्राकृतिक खेती क्या है, जीवामृत क्या है, और एक शब्द है बहुत बड़ा जो शब्द है ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? ऐसे समझो जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, खून में, अगर किसी के शरीर में खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है तो व्यक्ति फिर अपने स्वस्थ रहने की संभावना कम रह जाती है, फिर वो स्वस्थ नहीं रह सकता। इसी प्रकार ये जो जमीन है, जमीन में हमको ह्यूमस की जरूरत है। ये ह्यूमस आप ये समझ लीजिए मेरा माई बाप है। तो ह्यूमस समझना, ह्यूमस क्या है। ठीक है ना? तो देखिए आप, जो भूमि है, भूमि जिस पर हम खेती करते हैं, जिस जमीन में हम खेती करते हैं, खेती करने का मतलब है फसल बोते हैं, और जो फसल बोते हैं उसको कौन पालेगा? बीज तो आप डाला है खेत में। जैसे गाय भैंस गर्म हो जाए और आप उसको क्रॉस करा दें, बीज डलवा दें,
लेकिन उसके गर्भ में जो बच्चा पलेगा वो कौन पालेगा? जिसकी गर्भ में बीज गया है वहां बच्चा पलेगा। तो जमीन में आपने गेहूं बोया, गन्ना बोया, आलू बोया, कुछ भी बोया, तो उस जो बीज डाला है वो धरती माता की कोख में उगेगा। धरती माता की कोख उसको पालेगी, और कोख खराब है, मध्यम है, अच्छी है, ये जानना आपकी जिम्मेदारी है। अगर भूमि में ह्यूमस कम है, जैसे हम लोग ऐसे कहते हैं हमारी भूमि फर्टाइल नहीं है, उनकी भूमि फर्टाइल है। हमारी भूमि में जीवांश कार्बन बहुत कम है, उनकी जमीन में जीवांश कार्बन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जंगल की जमीन में जीवांश कार्बन बहुत ज़्यादा है। तो खेती जब सीखनी होगी तो जंगल से सीखनी होगी। कैसे? आप जंगल चले जाइए, आपके हमारे आसपास बुंदेलखंड में तो बहुत जंगल है। छतरपुर चले जाइए, ओरछा चले जाइए, टीकमगढ़ चले जाइए, सागर चले जाइए। जंगल में जाएंगे तो देखेंगे जंगल में खड़े पहाड़ों में निरी वनस्पतियां खड़ी हैं और उनको कोई सिंचाई नहीं देता, कोई उर्वरक नहीं देता, किसी प्रकार का कोई फसलों में वहां जो खड़ी वनस्पतियां, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं लगता, किसी प्रकार की कोई कीट नहीं लगता। तो आप समझने का प्रयास करना कि जंगल में पानी की ज़रूरत नहीं है, जंगल में रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत नहीं है, जंगल में कीटनाशक दवाओं की ज़रूरत नहीं है, जंगल में किसी रोग की कोई समस्या नहीं है। तो आखिर क्यों? तो जब इसको आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे क्या कि जंगल की मिट्टी में ह्यूमस बहुत है। अब ह्यूमस क्या बला है, ठीक है ना? ह्यूमस बताते हैं। आपने सुना होगा कि जैसे आज की भाषा में, सरकारी भाषा, हम लोग उसको क्या कहते हैं? जीवांश कार्बन, है ना? आपका मिट्टी परीक्षण का कार्ड आता होगा, उसमें लिखा रहता है OC, ऑर्गेनिक कार्बन। तो हम जीवांश कार्बन कहते हैं। आज की भाषा में ह्यूमस शब्द का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं। और क्यों करते हैं? कई बार लगता है कि ह्यूमस लोग भूल गए, इसलिए उस प्रयोग को, उस शब्द को यूज ही ना करो। नहीं, मैं पूछूं अगर किसी से ह्यूमस क्या होता है, तो हमें उम्मीद है कि बहुत सारे लोग कहेंगे ह्यूमस होता है। क्या होता है ह्यूमस? अरे ह्यूमस को हम उर्वरता कहते हैं। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं ह्यूमस क्या होता है। तो ह्यूमस का उत्तर दे सकने की स्थिति में बहुत कम लोग होंगे। बस जानते हैं ह्यूमस क्या होता है, ये जानते हैं, शब्द सुना है, लेकिन ह्यूमस क्या होता है ये नहीं पता। और अब मैं बताने जा रहा हूं, फिर आप देख लेना कि आपको कितना पता था, ठीक है ना? अब देखिए आप, हमारी जमीन में जो अवशेष छूट जाते हैं, क्या जमीन कैसे बनती है? जमीन कभी किसी जमाने में पत्थर थी, चट्टान थी, करोड़ों साल पहले। धूप, गर्मी और ठंड के कारण पदार्थ सिकुड़ता है और बढ़ता है, उससे पत्थर टूटता है। जैसे ये चट्टान है तो क्रैक आ गए, ऐसे 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 क्रैक्स आ गए। दूसरा, धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि, छित, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा।
जहाँ धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि का संयोग होगा वहाँ जीवन बन जाएगा। तो शुरू में क्या बनेगा? शुरू में बनेंगी छोटी वनस्पतियाँ, जिनको हम कहते हैं काई, सूक्ष्म वनस्पतियाँ। हम सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको कह देते हैं काई। काई जम गई। छत में बरसात के दिनों में आप देखेंगे काई जम जाती है। वो काई का बीज कहाँ से आया, कहाँ से जम गई? यही भगवान की माया है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, चित जल पावक गगन समीरा। तो काई जम गई कि नहीं जम गई? अब जब काई जम गई तो काई वनस्पति जगत है। अगर बारिश कंटिन्यू कर जाए और तो फिर इसी में क्या आ जाएंगे? सूक्ष्म जीव। पहले काई आएगी, फिर सूक्ष्म जीव आएंगे। सूक्ष्म जीव बाद में क्यों आए? क्योंकि सूक्ष्म जीवों का भोजन है काई। अगर पहले सूक्ष्म जीव आता तो खाता क्या? खाता क्या? काई को तो कुछ खाने को नहीं चाहिए। काई तो धरती को चाट लेगी। काई का भोजन धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि है, लेकिन जीवों का भोजन काई है। फिर कुछ समय और लाखों साल बीतेगा, फिर यहां थोड़ी बड़ी वनस्पतियां आएंगी, फिर थोड़े बड़े जीव आएंगे, फिर बरगद बनेगा, फिर हाथी बनेगा। ये ऐसे क्रम चला और लास्ट में कौन आया? मनुष्य। आप लोग वेद पढ़िए, उसमें लिखा है कि मनुष्य इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है, यानी हम सबसे बाद में आए। क्यों? हमारी जरूरतें बहुत हैं। हमारी जरूरतें बहुत हैं। हमें खाना निरे प्रकार का चाहिए, वस्त्र चाहिए, अंडा चाहिए, मांस चाहिए, दूध चाहिए। तो हमारे लिए भगवान ने 84 लाख योनियों की माया पहले बनाई, फिर मनुष्य को भेजा कि अब जाओ, तुम्हारे सुपुर्द करता हूं ये धरती की बगिया, तुम्हारे सुपुर्द करता हूं ये धरती की संपूर्ण बगिया, अब तुम इसको जाकर के संभालो। हमारे पूर्वजों ने करोड़ों सालों तक इसको संभाले रखा, करोड़ों सालों तक संभाल के रखा। लेकिन कालांतर में 200 साल पहले से, जब से विज्ञान का युग आया, भौतिक संसाधनों का युग आया, तो मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों को, यानी कि प्रकृति की इस माया को नज़रअंदाज करने लगा और भौतिक संसाधनों के पीछे भगने लगा। और दौड़ इतनी अंधी थी कि हमने भौतिक संसाधनों को प्राकृतिक संसाधनों को बेचकर और भौतिक संसाधनों को खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है ना? चलिए, तो बात ये थी, ये ह्यूमस क्या है? विषय है ह्यूमस क्या है। तो ह्यूमस देखिए आप, वो पत्थर के टुकड़े, जो सॉइल होती है ना, मिट्टी में छोटे छोटे कण हैं। जैसे बजरी होती है ना, मोरम, जब घाट से मोरम लाते हो, मोरम धुली हुई है, मिट्टी वो भी है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं। कहीं मोरम ला करके डाल दो एक ट्राली, फिर उसमें गेहूं बो, नमी के कारण गेहूं उग तो जाएगा, ग्रोथ नहीं करेगा। क्यों? उसमें कोई भी ह्यूमस की चीज नहीं है, ह्यूमस नाम की कोई चीज ही नहीं है। कालांतर में क्या होता है, धरती के साथ ये सूक्ष्म वनस्पतियां वहीं नष्ट होती हैं और ये सूक्ष्म जीव वहीं नष्ट होते हैं। तो एक जैसे धरती का ये पार्टिकल है, एक मृदा का कण है, और इसके ऊपर जब ये सड़ते हैं, सड़ करके, तो इसके ऊपर एक हल्की हल्की मात्रा में
गंदगी चिपकती है। ह्यूमस कहा जाए तो एक प्रकार से हमारे लिए गंदगी है। अब ये जो गंदगी है, मोरम का एक कण पानी में डुबोगे तो बाहर निकालोगे तो उसमें कोई नमी आपको मिलेगी, जस्ट 5 मिनट के बाद उसका पानी खत्म। लेकिन अगर उसके ऊपर ये ह्यूमस की एक लेयर है, फिर ये मोरम का कण भीग जाएगा तो थोड़ी देर पानी रुकेगा। तो ये जो जमीन हमारी है, इसमें जो जंगल बताया, जंगल में आज 2 से 3% ह्यूमस है। तो ये जो ह्यूमस 2 से 3% है, इसमें 3 चीजें हैं। क्या है? नंबर 1 है कार्बन। कार्बन को जीव खाएंगे। सूक्ष्म जीव किसको खाएंगे? कार्बन को। कार्बन को कौन खाएगा? सूक्ष्म जीव खाएगा, बढ़ेगा, संख्या बढ़ाएगा, पीछे से मरेगा भी। तो ह्यूमस में कार्बन नाम की एक वस्तु है, जिंदा सूक्ष्म जीव हैं, और सूक्ष्म जीव की डेड सेल यानी मृत भाई मरेगा भी। तो देखिए आप, इस कार्बन को सूक्ष्म जीव ने खाया। ये जो जिंदा सूक्ष्म जीव है, इसको पेड़ नहीं खाएगा। जब ये सूक्ष्म जीव मर जाएगा तो इसको, मृत सेल को, जिसको कहते हैं जीव द्रव्य, इसको वनस्पतियां खाती हैं। वेद का सूत्र है, जीवे जीव आहार। इस संसार में जीव ही जीव का भोजन है। शेर बकरी को, भेड़ को, हिरन को मार करके खा जाएगा। वनस्पतियां मांसाहारी हैं। देखिए आप, केंचुआ मर जाएगा। जब केंचुआ की स्वतः डेड हो जाएगी तो फसल ले लेगी। लेकिन जिंदा केंचुआ पेड़ की जड़ के पास बैठा है, उसको फसल नहीं खाएगी। तो जो बैक्टीरिया मरते हैं वो फसलों का भोजन बनते हैं। तो अब ये जो प्राकृतिक खेती है, यह जो जीवामृत है, तो जमीन में देखिए जो ह्यूमस था उसमें कार्बन, जिंदा जीव और जीवों की मृत इकाइयां। अब ये जो जिंदा जीव हैं, ये जिंदा कैसे रहेंगे? गर्मी के सीजन में तापमान बढ़ता है तो ये सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जैसे ही टेम्परेचर ऊपर जाता है तो सूक्ष्म जीव मरने लगते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्ग खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाते थे, ताकि नंगे खेत के सूक्ष्म जीव मर जाएं तो मर जाएं, पेड़ों के नीचे सूक्ष्म जीव बचे रहें। बरसात आएगी, जमीन ठंडी होगी और सूक्ष्म जीव पूरे खेत में फैल जाएंगे। और क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो खेत में जो फसलों के अवशेष छूट गए हैं, फसल अवशेष प्रबंधन, जो फसलों के अवशेष खेत में छूट गए हैं, उनको ये सूक्ष्म जीव खाएंगे और खाने के बाद मरेंगे तो ह्यूमस बढ़ेगा। तो ह्यूमस में 3 चीजें हैं, कार्बन है, जिंदा जीव है, मरे हुए जीव हैं। तो मरे हुए जीव को फसल खाएगी। अब चूंकि हमने पेड़ काट दिए तो धूप से मर गए, या दीमक को मारने के लिए क्लोरोपाइरीफास डाला तब मर गए, तो अब जमीन में जीव नहीं बचे। इसीलिए 40 साल 30 साल पहले हम सारे लोग लोटा लेकर के शौच क्रिया के लिए जब खेत जाते थे, याद कर लेना, तो कल जो सुबह मल विसर्जित करके आए थे, अगले दिन क्या देखते थे? वो मिट्टी बन गया। आज क्या देखते हो? वो पड़ा है, 10 दिन बाद सूख गया है।
और आपके पैर से, किसी जानवर के पैर से बिखर जाए, कहीं विलीन हो जाए तो बात अलग है, लेकिन वो सड़ता नहीं है। क्यों नहीं सड़ता? क्योंकि उस जमीन में ये जिंदा जीव नहीं है। इसलिए प्राकृतिक खेती में विषय आया है जीवा मृत, यानी जीवाणुओं का संवर्धन करो। कैसे करोगे? खेत में तो मर गए, कहां से लाओगे जीव? तो किसी ने कहा पेड़ के नीचे की मिट्टी में। किस पेड़ के नीचे की मिट्टी में? जो पेड़ खेत में खड़ा है, जहां क्लोरोपाइरीफास डाला गया है, वहां भी मर गए। तो मैं कहता हूं गांव के आसपास अगर कोई अच्छा जंगल है, जहां फल गिरते हैं, पत्तियां गिरती हैं, वहीं सड़ती हैं, वहाँ की मिट्टी में ये जीवाणु हो सकते हैं। तो वहाँ के जीवाणु मैं लाया, 5 किलो मिट्टी खोद के ले आए और एक ड्रम में पानी भरा और वो मिट्टी नीचे डाल दी। पानी भर दिया, इस मिट्टी में जीवाणु हैं, लेकिन ये जीवाणु डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि जीवाणुओं को कुछ भोजन चाहिए। तो भोजन के लिए मैंने क्या दिया? इसमें गुड़ डाल दिया और आटा डाल दिया, 1 किलो। अब 5 किलो मिट्टी में जो बैक्टीरिया थे, जीवाणु थे, और उनको 1 किलो आटा, 1 किलो गुड़ डाला, और ये सोचते हैं 200 लीटर के ड्रम में 1 किलो आटा, 1 किलो गुड़ से काम चल जाएगा? तो बैक्टीरिया जब बढ़ेगा, वो गुड़ और 1 किलो आटा जो आपने डाला था वो तो खा गया, अब उसको और चाहिए, फिर खा जाएगा, फिर और चाहिए, फिर खा जाएगा, फिर और चाहिए। क्योंकि 200 लीटर जीवामृत आपको बनाना है, 200 लीटर एक ऐसा तरल पदार्थ जिसमें जीवों की अपार संख्या हो। लेकिन ये भी आप विषय कोई नहीं बताता, कौन सा? कि ये जो बरगद के पेड़ के नीचे की या जंगल के पेड़ के नीचे से मिट्टी लाए थे, इस सृष्टि में, इस पूरी प्रकृति में 2 प्रकार के जीव हैं, एक हमारे लिए लाभदायक, एक हानिकारक। इस मिट्टी में हानिकारक भी आए होंगे, हानिकारक को हटाने की कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि सुबह शाम रोज कहा जाता है सुबह भी हिलाओ, शाम को भी हिलाओ। तो सुबह शाम आप हिलाते रहेंगे तो ये आपको दृश्य दिखेगा ही नहीं, नेगेटिव वाले उसी लिक्विड में मिले रहेंगे। तो क्या करना है? रोज नहीं हिलाना, 2-3 दिन के बाद हिलाना है। तो जब 2-3 दिन के बाद हिलाओगे तो यहाँ निगेटिव पैथोजन भी विकसित करेंगे और पॉजिटिव पैथोजन भी विकसित करेंगे। निगेटिव की जो ग्रोथ है वो ड्रम के ऊपर पानी में ब्लैक कलर की संरचना आएगी, तब उसको छन्नी से निकाल करके आप बाहर फेंक देंगे। तो जीवामृत अगर अच्छे पेड़ के नीचे की मिट्टी आपको मिल गई है तो ध्यान रखना, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि 72 घंटे में बनता है। आप कल्पना करिए, ये पूरे 200 लीटर के ड्रम में 72 घंटे में जीवाणु इतनी ज़्यादा संख्या में कैसे हो जाएंगे? शाम को जब जामन लगाते हो 2 किलो दूध में 1 किलो चम्मच का, तो सुबह जाके दही जमता है। ऐसा कहीं संभव है कि अभी 4 बजे मैंने जामन लगाया और 9 बजे शाम को मैंने कहा दही खाना है? पूरी 1 रात का समय चाहिए ना। और ये तो 200 लीटर है, तो 200 लीटर में जो मेरा तजुर्बा है, अगर मिट्टी बहुत अच्छी मिल गई तो 3 महीना, और अगर उस मिट्टी में जीवाणु कम थे तो 4 महीना 5 महीना तक लगता है ये संवर्धन में। ठीक है ना? अब जब ये जीव बन गए तो ये जीव मैं यहाँ दोबारा जमीन में डालूंगा। तो अब यहाँ जो कार्बन था, फसलों का अवशेष था, अब उसको जीव खाना शुरू करेंगे और अब ह्यूमस में कन्वर्ट करेंगे। जमीन में ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी। अभी जिसकी ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा 0.3% है, जब तक वो ह्यूमस की मात्रा बढ़ करके 1% ना हो जाए, 1%,
तब तक ये जानिए कि हम प्राकृतिक खेती अभी नहीं सीख पाए। हमारा प्राकृतिक खेती का पैरामीटर ये है कि जब आप लोटा लेके शौच क्रिया के लिए जाएंगे और 24 घंटे में 48 घंटे में आपका मल सड़ने लगे, तब आप समझ लेना कि मैं जीवामृत बनाना सीख गया हूं। जब हमको यूरिया, डीएपी, पोटाश की जरूरत ना पड़े और फसल मेरी बढ़िया पैदा हो, तो समझ लेना आप जीवामृत बनाना सीख गए। तो मित्र, ये विषय समझदारी का है, इसको बहुत हल्के में नहीं लेना। और ये ह्यूमस या ये जिंदा जीव, जैसे बीच में क्या हुआ, अभी बीच में पिछले 20 साल से बर्मी कंपोस्ट का एक नौटंकी चला। बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 1200 रुपए, बाद में 5,000 रुपए सब्सिडी दी गई। और मैंने देखा है, मैंने सब्सिडी बांटी है। एक वीर सिंह है, एक ललितपुर में गयासी है, एक जालौन में वो अवधेश जी हैं, एक बड़े गांव में वो तिवारी जी थे। 5-6 लोगों के अलावा बर्मी कंपोस्ट किसी का सफल नहीं हुआ। मैं ये कहता हूं कि 1 एकड़ जमीन में जब 10 लाख केंचुए होते हैं, तो उन केंचुओं को बचाने की चिंता करनी है क्या? केंचुए 250 रुपए किलो ला करके किसी नान में बर्मी कंपोस्ट बनानी है? बोलो। तो नान में बर्मी कंपोस्ट बनाने का कार्यक्रम जो है ना, जैविक खेती नहीं है। ठीक उसी प्रकार अभी आपको सिखाया जाता है कि इसमें गौमूत्र और गोबर का प्रयोग करना है। अब एक चीज बताइए, अगर गोबर में बैक्टीरिया हैं, तो फिर मुझसे क्यों कहा जाता है बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी खोज के लाइए? ठीक है ना। दूसरी चीज, हमारे देश में केवल 10-12% लोगों के पास गाय बची है, गाय या बैल। अगर प्राकृतिक खेती, रासायनिक खेती को बंद करके प्राकृतिक खेती की ओर लौटना है, तो इसका तो मतलब ये है केवल 10% लोग प्राकृतिक खेती की ओर लौट सकते हैं। जिनके पास गाय बैल नहीं है वो प्राकृतिक खेती नहीं कर सकते। हमें तो पूरे देश में प्राकृतिक खेती चलानी है। तो पूरा देश जीवामृत बनाना सीखे। जिसके पास गाय नहीं है, क्या उसके खेत में जीवाणु नहीं होने चाहिए? लेकिन अभी अगर आपके दिमाग में ये सेट है गाय के मूत्र और गाय के गोबर के बिना ये जीवाणु डेवलप नहीं होते हैं, तो फिर तो यही हुआ ना, क्या कि नहीं, ये विधा, प्राकृतिक खेती की विधा, जीवामृत बनाने की विधा उन लोगों के लिए अलाउ नहीं है जिनके पास गाय नहीं है। तो मैं कहता हूं जिसके पास गाय है वो गौमूत्र गोबर डाल ले, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिसके पास गाय नहीं है वो भी तो जीवामृत बनाना सीखे कि नहीं सीखेगा? तो ये परंपरा, ये जीवामृत आपका 4, 5, 6 महीने में बनेगा। और अच्छे जंगल की मिट्टी ला करके इसमें डालनी है। ऐसा बरगद का पेड़ जिसके ऊपर कोई झाड़ू नहीं लगाता है। अगर एक ऐसा बरगद का पेड़ आपने खोज लिया जिसके आंगन में खड़ा है, रोजाना झाड़ू लगती है, वहाँ सोचें कि हमको माइक्रोब्स मिलेगा, वहाँ माइक्रोब्स नहीं मिलेगा। जहाँ पत्ती फल गिरते हैं, सड़ते हैं, वहीं ब्लैक सॉइल हो गई है, थोड़ी सी नमी रहती है, वहाँ की मिट्टी में जीवाणु होंगे। तो निगेटिव पैथोजन जो मैंने बताया कि अगर आप रोज हिलाएंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन निगेटिव पैथोजन है। और अगर ये निगेटिव पैथोजन वाला रसायन जीवामृत आपने खेत में डाला है तो ध्यान रखिएगा, फिर आपकी फसलों में बीमारियां लगेंगी, क्योंकि आप निगेटिव भी डाल रहे हैं और पॉजिटिव भी डाल रहे हैं। तो हमें इस ड्रम से, अपने जीवामृत से निगेटिव फंगस को, निगेटिव बैक्टीरिया को, पैथोजन जो रोग फैलाते हैं उनको अलग कर देना है। और अलग कैसे होंगे? जब इसको हम रोज नहीं हिलाएंगे, बीच बीच में देखेंगे कहीं ड्रम के ऊपर पर ब्लैक सरफेस की संरचनाएं ग्रोथ कर गई हैं क्या? अगर कर गई हैं तो छलनी लेकर के उनको निकाल करके बाहर फेंक देना है।